सभी को नमस्कार। अब तक हम जैव विविधता और सतत विकास में जैव विविधता के वितरण की बात कर चुके थे और जैव विविधता को किन किन कारणों से खतरा उसकी बात कर चुके थे। अब आगे बात करेंगे जैव विविधता एवं सतत विकास में जैव विविधता एवं सतत विकास। इसमें हम आगे आज बात करेंगे जैव विविधता को बचाने के उपाय। हमने ये तो देख लिया कि जैव विविधता नष्ट हो रही है, जैव विविधता में कमी आ रही है, किस कारणों से आ रही है ये देख लिया हम। अब बात करते हैं जैव विविधता को बचाने के उपाय। सीधी सी बात है, पेड़ पौधे या जीव जंतु उनकी जातियों को प्रजातियों को बचाना है। कैसे बचा सकते हैं भाई? हमने जो कारण देखे थे जिन वजह से इस जैव विविधता में कमी आ रही थी, अब हमें उनको क्या करना है? सही कर देना है। अल्टीमेटली सारी चीजें घूम फिर कर आती है मानवीय गतिविधियों पर। तो मानवीय गतिविधियों से या प्राकृतिक कारणों से भी अगर हो रहा है, इन जीव जंतुओं की जैव विविधता में कमी आ रही है, तो हम दो प्रकार से उनको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे समझना जैसे हम मनुष्य को कैसे ठीक करते हैं। मनुष्य को अगर कभी कोई बीमारी हो जाती है तो उसको ठीक करने के दो तरीके हैं। या तो उस मनुष्य को किसी हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर दिया, भाई कोरोना से भी समझ सकते हो। या तो मनुष्य को 14 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज्ड करके वहां पर क्वारंटीन कर दो, या फिर उसको उसके घर में ही क्वारंटीन कर दो। दो तरीके। तो सेम जीव जंतुओं को भी बचाने के दो तरीके। या तो उस जीव जंतु को उसका जो प्राकृतिक आवास है उसी आवास में हम सुरक्षा दे दें, उसी आवास में हम उसको संरक्षित कर दें, कहलाता है स्वस्थाने संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन। और अगर उस जंतु को, उस पौधे को हम यहां से उठाकर किसी दूसरी जगह ले गए और वहां पर ले जाकर उसको संरक्षित कर रहे हैं, यानी प्राकृतिक आवास से बाहर किसी दूसरी जगह पर अगर हम उसका संरक्षण कर रहे हैं, उसको सुरक्षा दे रहे हैं, तो ये कहलाएगा बाह्य स्थानीय संरक्षण, एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो हम पढ़ रहे हैं जैव विविधता में लास्ट टॉपिक जो बचा हमारा, जैव विविधता संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये दो प्रकार से देखते हैं हम, दो प्रकार से। एक हो जाता है स्वस्थानीय संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन। ये नाम भी ध्यान रखना, कई बार आपके हिंदी मीडियम में ऐसा लिखा हुआ जाता है इन सीटू, ऐसे हिंदी में ये लिखा हुआ जाता है इन सीटू कंजर्वेशन। तो ऐसे में ये भी टर्म ध्यान रखा करो, ठीक है। इन सीटू कंजर्वेशन ऐसे भी लिखा हुआ जाए तो ये इन सीटू ये भी ध्यान रखना है, इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू संरक्षण हो गया, यानी जीव जंतु या पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में ही, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वहीं पर हमने सुरक्षित कर दिया। जैसे किसी जंगल में हमने क्या कर दिया, वहां पर उसे जैव मंडल आगार या बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया, वहां पर अब हमने मानवीय क्रियाओं पर रोक लगा दी, पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगा दी, जंतुओं की चराई वगैरह पर रोक लगा दी। जिससे क्या हुआ, वहां पे जो पेड़ पौधे हैं या वहां पर कोई जानवर भी है, तो अब उसको मानवीय गतिविधियों से क्या हुआ, जो मानवीय गतिविधियों के कारण उन पर अस्तित्व का संकट था वह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पहला आ जाता है आपके स्वस्थानीय संरक्षण, या इसको ये हिंदी में फिर लिख रहा हूं इन सीटू कंजर्वेशन, ध्यान रखना, इन सीटू संरक्षण। और दूसरा हो जाएगा आपके
दूसरा हो जाएगा बाह्य स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण, XC2 कंजर्वेशन। XC2 कंजर्वेशन, इसको ऐसे हिंदी में ये इस तरह से भी ध्यान रखा करो भाई, ऐसे लिखा आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। XC2 कंजर्वेशन, संरक्षण, कंजर्वेशन, ये देखें। तो दो हमने देखे, स्वस्थानीय बाह्य स्थानीय, दोनों की परिभाषा लिख दो। अब बाह्य स्थानीय में क्या हुआ कि जैसे वही मैंने बताया ना, मनुष्य को, मान लिया किसी मनुष्य को कोविड-19 हो गया, उसको उसके घर से, ये तो था होम क्वारंटीन करना, घर में ही उसको 14 दिन तक वहीं पर दवाई पानी सब कुछ दे रहे हैं। अब दूसरा तरीका क्या, उसको उठाया हॉस्पिटल में ले जाकर क्वारंटीन कर दिया, अब हॉस्पिटल में ले जाकर उसको दवा पानी दे रहे हैं। दोनों में अंतर है, प्राकृतिक आवास, प्राकृतिक आवास के बाहर। ठीक है, दोनों में अंतर लिख दूं, देख लो। जीव का प्राकृतिक आवास में संरक्षण, नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक आवास में संरक्षण, और दूसरा क्या हो जाएगा, जीव का प्राकृतिक आवास से बाहर, बाहर संरक्षण। ठीक है, परिभाषा से भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करना क्या कहलाता है, XC2, या बाहर संरक्षित किया क्या कहलाता है, XC2, और अंदर किया InSitu। इंपॉर्टेंट चीज अब आएगी कि कौन सी मेथड है जिसको हम InSitu में रखेंगे, कौन सी मेथड है जिनको हम XC2 में रखेंगे। तो ध्यान से सुनना, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क क्या करते हैं, सरकार जो किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करती है तो उस क्षेत्र में मानवीय क्रियाओं पर प्रतिबंध लग जाता है। अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कोर एरिया, और कुछ ऐसा एरिया भी होता है जहां मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है। तो यहां पर हमने क्या किया, उस क्षेत्र में जो भी जानवर थे, जो भी पेड़ पौधे थे, उनको वहीं पर हमने सुरक्षा दे दी। और भी देखो, बायोस्फीयर रिजर्व, जैवमंडल आगार क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व तो बहुत बड़े होते, तो हमने ऐसे क्षेत्र घोषित करके या ऐसे क्षेत्र बनाकर वहां पर क्या किया, एक तरह से कुछ स्पेशल या ऐसे कह सकते हैं विशेष कानून लागू कर दिए कि अब वहां पर यदि कोई मनुष्य ऐसी कोई गतिविधि करता है जिससे पर्यावरण को हानि हो तो वह वहां पर सजा भी दी जा सकती है, सजा का भी प्रावधान है। तो ऐसे कुछ हम लिखते हैं स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण, एग्जाम्पल देखेंगे। देखें, एक तो हो जाएगा, इसमें सबसे पहले अपन ने बात की राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, और भी देखें वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य में भी इसमें आ जाएंगे। और भी ऐसे कुछ हो सकते हैं। पवित्र वन और झीलें, ये भी किस में आ जाएंगी, InSitu में। क्या है पवित्र उपवन या पवित्र वन
उपवन एवं झीलें, पवित्र उपवन एवं झीलें, ये किस में आ गया? स्वस्थानीय संरक्षण में। तो हमने देखा स्वस्थानीय संरक्षण में यानी जीव को उसके प्राकृतिक आवास में ही हम सुरक्षित करते हुए उसे हमने वहीं पर उसके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षा दी है, जिसमें हमने ये काफी तरीके देखे कि किस किस प्रकार से उनको सुरक्षित करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व, वन्य जीव अभयारण्य, अलग अलग एक्ट वगैरह के तहत इनको राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें इनको ऐसे क्षेत्र घोषित करती है जहां पर मानवीय क्रियाओं पर प्रतिबंध होता है। पवित्र उपवन व झीलों की बात करें तो ध्यान देना, हमारे देश के विभिन्न भागों में जनजातियां हैं, आदिवासी जातियां हैं। ये जनजातियां भी क्या करती हैं? बहुत अच्छी होती है, हम लोगों से तो बहुत अच्छे पर्यावरण प्रेमी होते हैं। ये क्या करते हैं? अपने जिस भी वन में, जंगल में रहते हैं, उसका कुछ भाग ऐसा होता है जहां पर जिसे वो देवता का दर्जा देते हैं। उस भूमि पर न तो ये खेती करते हैं, न किसी जानवर का शिकार करते हैं, बल्कि उस क्षेत्र की पूजा करते हैं। ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ये पवित्र उपवन कहलाते हैं। भाई वन का ही कुछ भाग है, क्या कहलाया? उपवन कहलाया। ऐसी झीलें भी होती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जो आदिवासी समूह होते हैं, वहां की जनजातियां होती हैं, वो इस तरह से इनको सुरक्षित करते हैं। तो ये सभी यहां पर देखो, ये इन राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व, वन्य जीव अभयारण्य, पवित्र उपवन, झीलों, इनमें जो जीव था उनको वहीं रहने दिया। हमने उनको सुरक्षा दे दी बस कि आप तो यहीं रहो। यहां पर मानवीय गतिविधियों को कम कर दिया। तरीके ध्यान रखना, और कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि निम्न में से स्वस्थानीय संरक्षण की विधि है, या जब किसी जीव को उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, क्या कहलाता है? स्वस्थानीय संरक्षण। फिर आ जाता है आपके बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण की परिभाषा भी अपन ने लिखी है केवल एक लाइन में कि जीव का प्राकृतिक आवास लिख देते। चलो इसको थोड़ा सा, प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण, ठीक है। प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण यानी कोई मान लिया कोई एक जगह पर किसी एक जंगल में बहुत ज्यादा शिकार हो रहा था, या अवैध तरीके से वहां पर शेर का शिकार किया जा रहा था, तो हमने क्या किया? वहां पर जो बचे हुए जो शेर थे उनको वहां से उठाया और किसी दूसरे जंगल में ले जाकर या किसी जंतु उद्यान में ले जाकर हमने क्या कर दिया? उनको सुरक्षित कर दिया। प्राकृतिक आवास से बाहर ले जाकर सुरक्षित किया। या हो सकता है जैसे कोई पेड़ पौधों की कोई दुर्लभ प्रजाति धीरे धीरे नष्ट हो रही है, कारण कोई भी रहा हो, धीरे धीरे नष्ट हो रही, तो हमने उसको क्या किया? किसी वनस्पति उद्यान में ले जाकर लगा दिया, या बीज के रूप में संरक्षित कर लिया, या किसी और तरीके से, जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन, बताऊंगा क्या होता है। तो जब हम जीवों को प्राकृतिक आवास के बाहर ले जाकर सुरक्षा दे रहे, संरक्षित करने, क्या हो जाएगा? XC2। और इसके भी उदाहरण देखें कि इसकी विधियां कौन कौन सी है, देखेंगे। इसके भी एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे जंतु उद्यान, जूलॉजिकल पार्क, वनस्पति उद्यान, बॉटेनिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क, बॉटेनिकल पार्क, और देखें, और इसमें हो जाएंगे जैसे जंतुआलय। भाई जू होता है ना, जू में भी हम जंतु कहीं और से लाकर रखते हैं, जंतुआलय। और देख सकते हैं हम बीज बैंक, किसी भी पौधे को उसके बीज के रूप में सुरक्षित रखा गया है, बीज बैंक। जीन बैंक क्या है, इनकी बात करते हैं अभी। और देख सकते हैं
क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें ये क्रायो प्रिजर्वेशन कईयों को नया लगेगा, वैसे इतना भी नया है नहीं। क्या है बात कर लेते हैं। देखो इनकी जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, देखो जंतुओं को और वनस्पतियों की जो दुर्लभ प्रजातियां होती हैं, भारत में ऐसी दो प्रमुख संस्थाएं हैं, जैसे बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI। ये दोनों ऐसी शीर्ष संस्थाएं जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य करते हुए वनस्पति या भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका काम है कि नई पौधों की प्रजातियों की पहचान करना, उनको संरक्षण प्रदान करना, जो अभी वनस्पतियां जो अभी एट प्रेजेंट मौजूद है उनको सुरक्षित करना, उनको संरक्षण देना, किन्हीं भी कारणों से अगर वो नष्ट हो रही हैं तो उनको सुरक्षित करना। सेम ये काम जंतुओं के लिए कौन करेगा? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय जंतु सर्वेक्षण। सेम ऐसे ही फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन सर्वेक्षण भी होता है। तो यहां पर जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान और जंतुआलय, जू। भाई जू में कई बार बचपन में भी हम जैसे घूमने गए होंगे, तो जू में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जानवर देखते हैं। उनको वहां पर हालांकि आम जनता का मनोरंजन तो हो रहा है, साथ साथ उन जंतुओं को भी क्या दिया गया? संरक्षण दिया गया। वो जंतु वहां पर सुरक्षित है, वहां पर उनका कोई शिकार नहीं कर सकता है। फिर हम देखते हैं बीज बैंक और जीन बैंक। बीज बैंक क्या है? सीड बैंक। बीज बैंक में हम देखते हैं कि कोई ऐसा पौधा जो अब उसकी संख्या इतनी कम हो गई है, ऐसा वातावरण नहीं है कि वह प्राकृतिक रूप से फल फूल सके, तो धीरे धीरे ऐसे पौधे नष्ट होने लग गए। तो हमने क्या किया? उनको बीज के रूप में संरक्षित कर लिया। अब कई पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके बीज होते ही नहीं है, बीज का निर्माण ही नहीं होता है। ऐसे जो अल्प विकसित पौधे होते हैं तो उनको कैसे संरक्षित करें? तो उनके लिए जीन बैंक है, यानी पौधों की कोशिकाओं, सेल, DNA, गुणसूत्र आदि को भी संरक्षित रख सकते हैं। फिर उन कोशिकाओं से नए पौधे का निर्माण हम कर सकते हैं, जीन बैंक। और लास्ट में है क्रायो प्रिजर्वेशन, इसको समझ लें, उसके बाद हमारा जैव विविधता टॉपिक ही कंप्लीट। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको ये वर्ड दिखे ना, क्रायो प्रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, क्रायो प्रिजर्वेशन की बात करता हूं। जब भी आपको ये वर्ड दिखे ना, क्रायो का मतलब होता है अति निम्न ताप पर, बहुत अल्ट्रा लो टेम्परेचर। और कितना निम्न ताप? -196 डिग्री सेल्सियस। जिस तापमान पर नाइट्रोजन, भाई नाइट्रोजन कैसी होती? गैस होती है। हमारे वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन है। किस अवस्था में होती है? गैसीय रूप में। सामान्य ताप और दाब पर नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में पाई जाती है, लेकिन यहां पर इतने कम तापमान पर इसे कह देते हैं द्रव नाइट्रोजन का तापमान, लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर, द्रव नाइट्रोजन ताप। कई बार सीधा लिखा हुआ आ जाता है एग्जाम में कि द्रव नाइट्रोजन ताप पर जीव जंतुओं की या इनकी जैविक संरचनाओं को संरक्षित रखना क्या कहलाया जाता है? ये क्रायो प्रिजर्वेशन। कई बार जैसे अपन गांव में भी देखते हैं, वेटरनरी डॉक्टर वगैरह आते हैं, कई बार हमारे जैसे गांव में अपन देखते हैं ना, गाय भैंस का फर्टिलाइजेशन करवाना हो, निषेचन करवाना हो, तो हम देखते हैं जो वेटरनरी डॉक्टर या कंपाउंडर आता है, एक सिलेंडर सा लेकर आता है, और उसमें से जब वो मेल का सीमेन निकालता है, वो एक ऐसे इंजेक्शन में भरा हुआ रहता है, निकालता है, इतना धुआं निकलता है अंदर। वो धुआं नहीं, इतने कम टेम्परेचर की वजह से वो वहां पर गैस क्या हो जाती है? संघनित हो जाती है। तो इतने कम तापमान पर हम हमारी कोशिकाओं को लंबे समय तक, कई वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। सीमेन को, भाई सीमेन या वीर्य की बात करें, नर का वीर्य अगर बाहर पड़ा रह जाए सामान्य ताप दाब पर 5 से 10 मिनट में धीरे धीरे द्रवित हो जाता है, फिर उसके निषेचन की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन इतने कम तापमान पर
आप कोशिका या ऐसे कोई जैविक द्रव्य होते हैं, वीर्य वगैरह, उनको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हो। और जब ऐसी इस तापमान पर ये प्रिजर्वेशन, संरक्षण किया गया, तो इसे क्या कह दिया? क्रायो प्रिजर्वेशन। ये ध्यान रखना क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में। -196 डिग्री सेल्सियस द्रव नाइट्रोजन के तापमान पर जैविक संरचनाओं को सुरक्षित रखना। इससे भी हम क्या कर सकते हैं? जैव विविधता को बचा सकते हैं। तो क्रायो प्रिजर्वेशन की बात की हमने, और इसी के साथ हमारा जैव विविधता वाला टॉपिक खत्म। हमने इस चैप्टर में जैव विविधता में देखा जैव विविधता होती क्या, उसके प्रकार देखे, जैव विविधता का वितरण देखा, जैव विविधता को जो खतरा है, क्यों जैव विविधता में कमी आ रही है, विश्व में जैव विविधता का वितरण देखा, और जैव विविधता को बचाने के उपाय भी देख लिए आज। अब इसी यूनिट का एक दूसरा टॉपिक आता है, छोटा सा टॉपिक है सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसकी बात करते हैं। देखें, इसी यूनिट का जो सेकंड भाग है, सतत विकास। कई नाम है इसके। इसे हम धारणीय विकास, संवहनीय विकास भी कह सकते हैं। धारणीय, संवहनीय विकास भी कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में एक ही बात है, इंग्लिश में एक ही कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको भी अपन अपने डेली लाइफ से जोड़कर समझते हैं, जो अपन आसपास देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक परिवार था, उस परिवार में क्या हुआ, पुश्तैनी जमीन बहुत सारी थी। तो एक ही अकेला इकलौता लड़का था, उसको सारी जायदाद मिल गई। अब पढ़ा लिखा कम था, ठीक है, कम पढ़ा लिखा था, काम धाम करने का कुछ मन नहीं करता था। तो जो पुश्तैनी जमीन मिल गई, तो उसने सोचा इसी से अपना काम चल जाएगा, और काम चलाने लगता है। क्या करता है, वो जो पुश्तैनी जमीन थी वो बेच दी। पुश्तैनी जमीन बिक गई, करोड़ों रुपए आ गए। करोड़ों रुपए का क्या किया, फॉर्चूनर ले ली। गांव में फॉर्चूनर खड़ी है, उस पर मिट्टी आ रही है, कोई मतलब नहीं था, डेड इन्वेस्टमेंट था। लेकिन अब और भी जैसे जैसे जरूरत पड़ी, कुछ खाने पीने की जरूरत पड़ी, तो धीरे धीरे वो क्या करता था, पुश्तैनी जमीन बेच बेच कर अपना काम चला रहा था। अब उस व्यक्ति के क्या हो गई, खुद के संतानें हो गई, मान लिया 4 संतानें हो गई उसके। अब वो अपनी संतानों को क्या देगा भाई? संतानों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए वो चाहता तो क्या करता, कोई बात नहीं, उसने पुश्तैनी जमीन बेची, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको बेचकर फॉर्चूनर लाकर उसने क्या कर दिया? अच्छा होता कहीं इन्वेस्टमेंट करता, कहीं निवेश करता, तो वाकई में उससे उसकी कमाई होती, आने वाली पीढ़ियों का भी काम चलता। लेकिन उसने तो बस खुद का देखा यार, कि मैं थोड़ा टेंशन में रहूंगा, गांव में मेरा नाम होगा कि यार इसके पास तो फॉर्चूनर है, इसके घर में तो बड़े बड़े एसी लगे हुए हैं, ये बड़ी टीवी लगी हुई है। लेकिन उसने अपने बेटे यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ा? कुछ नहीं। सेम यही बात आती है जब पर्यावरण के लिए बात करते हैं।
हम जब ये बातें सुनते हैं ना कि हाँ, तब खुद भी लगता है कि यार ऐसी कोई मतलब नहीं था, फॉर्च्यूनर लाकर क्या कर लिया, अच्छा होता कहीं इन्वेस्ट करता, मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं तो वहाँ इन्वेस्ट करता। लेकिन जब पर्यावरण की बात आती तब हम नहीं सोचते ऐसा। कैसे देखो, आज हम लोगों की जरूरत पड़ती है, भाई सभी को घर बनाना है, सभी को कुछ ना कुछ काम करना है। तो घर बनाने के लिए या जैसे शहर में भी विकास करना है तो सरकार भी क्या करती है, सड़क बनवा रही है। हम लोग जब नई जगह पर घर बना रहे हैं तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, नगरों का विस्तार हो रहा है, आसपास के जो पेड़ थे नगर के बाहरी तरफ, शहर के बाहरी इलाकों में जो पेड़ वगैरह थे उनको काटकर वहाँ कॉलोनियाँ बसाई जा रही हैं। हम इसी तरह से विकास करते गए, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते गए, तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देंगे? यानी प्राकृतिक संसाधनों को हम अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। देखो, इनका प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं है। मैंने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में भी एक बात कही कि जंगल काटोगे नहीं तो लकड़ी कहां से लाओगे। जंगल काटना जरूरी है, लेकिन उसके बदले नए वनों का विकास करना ये हमारा उत्तरदायित्व है। हमें पुश्तैनी जमीन मिली है तो हमें उसको संरक्षित रखना है। कुछ बेच भी दिया, कोई बुरी बात नहीं है, बेचेंगे नहीं तो हो सकता है कईयों के काम नहीं चलेगा तो बेच दिया, बट उस जो उसके बदले आपको पैसे मिला उनको ऐसे ढंग से इन्वेस्ट करो ना, ताकि आने वाली पीढ़ियों को जो समस्या आपने देखी है वो ना देखने को मिले। हम खूब विकास करते जा रहे हैं, औद्योगिकीकरण होता जा रहा है, जगह जगह पर तेल के कुएं खोदे जा रहे हैं, तेल निकाला जा रहा है, तेल को रिफाइनरी में भेजा, शुद्ध किया, डीजल पेट्रोल बना लिया और खुद के लिए यूज कर रहे। ऐसे तो आने वाले 100 सालों में, 50 सालों में जो सारे तेल के कुएं सूख जाएंगे, फिर 100 साल बाद जो हमारे बच्चे होंगे उनको क्या देंगे? तो कुल मिलाकर विकास ऐसा होना चाहिए। अब देख लो, पूरे को मैं समराइज करके बता रहा हूं। विकास प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हो जाए तथा भविष्य की पीढ़ी को भी अपनी आवश्यकताओं के साथ कोई समझौता न करना पड़े। ऐसा विकास सतत विकास कहलाता है। ये सतत विकास को यूनाइटेड नेशंस के पर्यावरण एवं विकास कार्यक्रम में ये परिभाषा दी गई थी। अब सतत विकास की परिभाषा खूब वैज्ञानिक, खूब अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने, खूब लोगों ने दी है। किसी ने सतत विकास को बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला विकास बताया, तो किसी ने यह कह दिया कि वह विकास जो गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाए उसे सतत विकास कहेंगे। तो किसी ने यह कह दिया कि सतत विकास तभी होगा जब जनसंख्या नियंत्रण होगा, जब प्रदूषण नियंत्रण होगा, जब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास होगा। अलग अलग वैज्ञानिकों के इनके नाम भी बताऊंगा मैं आपको। तो पहले हम सतत विकास की परिभाषा देखेंगे। हालांकि सर्वमान्य या यूएनसीडी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन की परिभाषा भी लिखेंगे सबसे पहले। फिर अलग अलग जो साइंटिस्टों ने, कुछ आयोग, कमीशन वगैरह ने भी इनकी परिभाषा दी। तो इनके बारे में बात करके फिर हम ये देखेंगे सतत विकास को लेकर कौन कौन से ऐसे अभी तक सम्मेलन हुए हैं। सन 2000 से 2015 तक हमने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य रखे थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स रखे थे। कभी भी आपसे गोल्स के बारे में नहीं पूछता। गोल्स कॉमन होते हैं कि भूखमरी मिटाओ, जेंडर इनइक्वालिटी है उसको कम करो, पर्यावरण संरक्षण करें, नगरीकरण सुव्यवस्थित होना चाहिए, नगर नियोजन होना चाहिए, शिक्षा का प्रसार, बेरोजगारी को दूर करना। ये सारी अच्छी अच्छी बातें सतत विकास में आती है। लेकिन 2015 का तो टाइम गया, अब क्या हाल है उसका? तो
तो 2015 31 दिसंबर को जब ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की सीमा खत्म हुई थी, अगला दिन जनवरी 2016 1 जनवरी, तब से नए लक्ष्य चालू हो गए, सतत विकास के लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और जिनकी अवधि रखी हमने 2030 तक प्राप्त करना है। छोटा सा टॉपिक है सतत विकास, पर्यावरण से ही संबंधित है। तो अलग अलग जो परिभाषाएं थी उनकी बात करते हैं और फिर आगे हम बात करते हैं कि सतत विकास में क्या क्या कहा जाता है, क्या मर्म है सतत विकास का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास, वहनीय विकास, संवहनीय विकास, सभी इसी के ही नाम है। तो देखते हैं, सतत विकास के बारे में बात करते हैं कि UNCED बोले तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के अनुसार, सबके अनुसार अलग अलग जो परिभाषाएं, पहले मैं आपको परिभाषाएं लिखवा रहा हूं, के अनुसार सतत विकास ऐसी विकास प्रक्रिया है, सतत विकास ऐसी विकास प्रक्रिया है ऐसी विकास प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, तथा भविष्य में या भविष्य की पीढ़ियों, जेनरेशंस, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों के साथ भी कोई समझौता न करना पड़े, कोई समझौता न करना पड़े। तो सबसे पहले यूएनसीडी ने, और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड परिभाषा भी यही है, जिसमें हम देखते हैं कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी मद्देनजर रखा गया है और साथ ही भविष्य की पीढ़ी की भी साथ उसकी जरूरतों के साथ हमें कोई समझौता न करना पड़े। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में ये बात कही गई। फिर एक आयोग आया, कमीशन, 1987 में ब्रुटलैंड कमीशन ने भी सतत विकास को अपने हिसाब से परिभाषित किया। ब्रुटलैंड कमीशन ने क्या कहा कि सभी व्यक्तियों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, ऐसी विकास प्रक्रिया सतत विकास कहलाएगी। छोटी छोटी परिभाषाएं। तो अगली परिभाषा, हालांकि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड और सबसे सही परिभाषा यही है, बट फिर भी दूसरे जो साइंटिस्टों ने, कमीशन वगैरह ने जो परिभाषाएं दी है वो भी ध्यान रखनी है। तो आगे बात करते हैं
कि ब्रुटलैंड आयोग 1987 ब्रुटलैंड आयोग 1987 में अपनी रिपोर्ट थी आर कॉमन फ्यूचर, ब्रुटलैंड आयोग 1987 की रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य या आर कॉमन फ्यूचर हमारा साझा भविष्य हमारा साझा भविष्य में सभी मनुष्यों की बुनियादी आवश्यकताओं, भाई जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जीवन जीने के लिए, रोटी कपड़ा मकान, भाई एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा जीवन जीने की जो आकांक्षाएं सबकी पूरी हो, वो क्या है? सतत विकास है। तो देखते हैं सभी मनुष्यों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सभी को अच्छा जीवन जीने के अवसर मिले, ऐसा विकास सतत विकास कहलाता है। ऐसा विकास सतत विकास कहलाता है। इन्होंने भी अपनी तरफ से परिभाषित कर दिया। फिर एक और सोशियोलॉजिस्ट आए, एडवर्ड बारबियर। एडवर्ड बारबियर का फोकस रहा गरीबों पर। एडवर्ड बारबियर ने कहा कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें गरीबों के जो जीवन स्तर के भौतिक मानक होते हैं उनको ऊपर उठाए, ऐसा विकास सतत विकास कहलाएगा। लिखते हैं एडवर्ड बारबियर ने क्या कहा। एडवर्ड बारबियर के अनुसार विकास की वह प्रक्रिया जिससे गरीबों के जीवन के भौतिक मानकों, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, भौतिक मानकों में
सुधार लाया जा सके। सतत विकास कहलाता है। सतत विकास कहलाता है, यानी सतत विकास को सभी ने अपने अपने तरह से परिभाषित किया। और एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनमें हम बात करते हैं हरमन डेली की। हरमन डेली ने भी परिभाषित किया, 4 पैरामीटर्स बताए। उन्होंने कहा ऐसा विकास जिसके द्वारा मानव जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके, प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके, विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग को बढ़ाया जा सके, और चौथा, संसाधनों का सीमित प्रयोग किया जा सके। तो ऐसे में जो विकास होगा वह सतत विकास कहलाएगा। कहीं ना कहीं ये सभी जुड़े हुए थे। भाई, जनसंख्या नियंत्रण करेंगे, प्रदूषण नियंत्रण करेंगे तो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है सुरक्षित रहेंगे। पहली बात, संसाधनों का जब सीमित प्रयोग करेंगे तो लंबे समय तक यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। और विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग पर्यावरण की भलाई के लिए होना चाहिए। अदरवाइज कहते हैं कि भाई विज्ञान एवं पर्यावरण एक दूसरे के साथ नहीं चलते, लेकिन ये गलत बात है। विज्ञान की कई तकनीकों की वजह से हम पर्यावरण को बचा पा रहे हैं। जो आपके सभी गैर परंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा के, चाहे सौर ऊर्जा की बात करूं, चाहे समुद्री तरंग ऊर्जा की बात करूं, सब कहां से आए? वैज्ञानिक तकनीकों से आए, विज्ञान से आए। तो चलें आगे बात करते हैं। हरमन डेली ने क्या कहा? एक और व्यक्ति की बात सुनते हैं कि हरमन डेली के अनुसार सतत विकास निम्नलिखित चार कारकों से संभव है, फैक्टर्स से संभव है। कौन कौन से 4 कारक हैं? देखें, सबसे पहला जनसंख्या नियंत्रण, दूसरा प्रदूषण नियंत्रण, तीसरा विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग, और देखें चौथा कारक हो जाएगा आपके संसाधनों का सीमित प्रयोग। ये 4 चीजें होंगी तो सतत विकास होगा, ये हरमन डेली ने बताया। चलो, ये अलग अलग वैज्ञानिकों ने बताया, लेकिन वैश्विक स्तर पर, सबसे पहले वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर 1992 पृथ्वी सम्मेलन, जिसमें जैव विविधता को परिभाषित किया गया, उसी में सतत विकास को भी समझाया गया, सतत विकास की महत्ता बताई गई। और इसी सम्मेलन में तय किया गया कि सन 2000 से
15 वर्षों की एक कार्य योजना बनाई जाएगी जिसमें हम सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य रखेंगे। सहस्त्राब्दी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, शॉर्ट में MDG के नाम से भी जाने जाते हैं। तो बात करते हैं, लिखते हैं कि वैश्विक स्तर पर (1992) में ब्राजील के रियो शहर में हुए पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट, सर्वप्रथम सतत विकास के लिए 21वीं सदी में विकास प्रक्रिया के लिए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, रखे गए जिन्हें सन 2015 तक प्राप्त करना था। अब कभी भी ये नहीं पूछते कि ये लक्ष्य कौन से थे। मैंने बताया जैसे जनसंख्या नियंत्रण करना, प्रदूषण नियंत्रण करना, भुखमरी मिटाना, बेरोजगारी मिटाना, लैंगिक भेदभाव दूर करना, ठीक है, व्यवस्थित नगरीकरण करना, ये सभी गरीब और अमीरों के बीच में यानी जो असमानता है उसे दूर करना, आर्थिक असमानता दूर करना, ये ऐसी कुछ लक्ष्य रखे गए। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के नाम से इनको जाना गया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के नाम से जाना गया, और इन्हें 2015 तक प्राप्त करना था। और इसे एजेंडा 21, इसे ही एजेंडा 21 कहा गया। एजेंडा 21 बोले तो 21वीं सदी के जो लक्ष्य थे इन्हें ही एजेंडा 21 कहा गया। ये था एजेंडा 21। फिर 2015 भी आया, 2015 दिसंबर खत्म हो गया। तो 2015 दिसंबर खत्म होता, उससे पहले ही सितंबर 2015 में कि भाई ये 2015 में जब MDG, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, शॉर्ट में कहते हैं MDG, बोला कि भाई जब MDG की अवधि खत्म हो जाएगी, अभी भी हमने कई लक्ष्य प्राप्त नहीं किए तो क्या करें। तो सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में वही UN की जो साधारण महासभा की मीटिंग हुई, उसमें यह तय किया गया कि जनवरी 2016 से
हम नए लक्ष्य निर्धारित करते हैं जिनको जनवरी 2016 से लेकर 2030 तक, दिसंबर तक हमें प्राप्त करना होगा। ऐसे 17 लक्ष्य रखे गए और इन्हें कहा गया एजेंडा 30। एजेंडा 21 ये था और एजेंडा 30 जिनका नाम दिया गया सतत विकास के लक्ष्य। कमोबेश वही लक्ष्य थे जो ये एमडीजी में थे। और इन पर कई बार क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, एजेंडा 30 क्या है, या एजेंडा 30 तक, या ऐसे पूछ सकते हैं सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की अवधि कब तक की रखी गई है, 2030 दिसंबर। ठीक है, तो लिखते हैं कि सितंबर 2015 में या ऐसे लिखते हैं पहले कि 2015 दिसंबर में एमडीजी शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो अभी अपन ने पीछे बात की है उन्हीं की बात कर रहा हूं। ठीक है, 2015 दिसंबर में एमडीजी की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही इनको प्रतिस्थापित करने के लिए जनवरी 2016 से सतत विकास के 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए। लिखते हैं 2015 दिसंबर में एमडीजी की लक्ष्य अवधि समाप्त होने से पूर्व ही पूर्व ही सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की यूएन जनरल असेंबली साधारण सभा में नए विकास लक्ष्यों को सतत विकास के लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास के लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ब्रैकेट में लिख सकते हैं एसडीजी को निर्धारित किया गया। हालांकि 2012 से ही इन पर चर्चा चल रही थी। फाइनल ड्राफ्ट वो कब तय किया गया, ये 2015 में। ठीक है, और ये सतत विकास के लक्ष्य, इसमें लिखते हैं सतत विकास के 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जिन्हें एजेंडा 30 के नाम से जाना जाता है।
जाना जाता है, एजेंडा 30 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन्हें दिसंबर 2030 तक प्राप्त करना है। तो काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं इसमें। एजेंडा 30 क्या है, कब तक प्राप्त करना है, एसडीजी क्या है, कब से लागू हुए, कब इनको ड्राफ्ट किया गया, पहले एमडीजी, हम अब तो खैर एमडीजी पुरानी बात हो गई, अब एसडीजी है। ठीक है, तो एसडीजी से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ये सतत विकास, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। देखो, ये 17 लक्ष्य भी आपसे कोई पूछते नहीं है। इसमें भी मैंने कहा ना, जनरली वही कॉमन कुछ ऐसे लक्ष्य हैं: भुखमरी दूर करना, गरीबी दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, लैंगिक असमानता दूर करना, समान कार्य के लिए समान वेतन करना, और सभी को त्वरित न्याय दिलाना, शिक्षा सभी के लिए। ये ऐसी अच्छी अच्छी बातें इनमें कही गई है। हालांकि कभी आपको ये 17 लक्ष्य पूछते नहीं है, हाँ इनसे जुड़े हुए कुछ फैक्चुअल चीजें हैं वो पूछ लेते हैं, तो उनका ध्यान रखना है। अब आपको कुछ जैव विविधता और सतत विकास से संबंधित कुछ नोट लिखवा देता हूं। इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखना। फैक्ट्स हैं कुछ भाई, कई बार फैक्ट्स पर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखें। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ध्यान रखना भाई 22 मई। दो 2020, अब 2019 तो पुराना हो गया। 2019 जो 19 की जैव विविधता दिवस की थीम थी आर बायोडाइवर्सिटी, आर फूड, आर हेल्थ, और 2020 के जैव विविधता दिवस की थीम भाई 2020 का जो जैव विविधता दिवस वही 22 मई 2020। हालांकि इस बार कोरोना के चलते बहुत ज़्यादा इसको सेलिब्रेट नहीं किया गया, लेकिन इसकी जो थीम थी 2020 की, इस थीम के बारे में भी ध्यान रखना है आपको। कई बार पूछ लेते हैं, हालांकि 2019 की भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, लेकिन हमें अब 2020 का भी ध्यान रखना है। तो 2020 की जो थीम थी आर सॉल्यूशंस इन नेचर, आर सॉल्यूशंस, भाई हमारे जो समस्याओं के हल हैं, आर सॉल्यूशंस इन नेचर, ये थीम थी। 2019 की भी लिखवा देता हूं। 2019 की थीम ये थी आर बायोडाइवर्सिटी, आर फूड, आर हेल्थ। ये थीम की बात हो गई। कई बार भाई ऐसे फैक्चुअल चीजें पूछ लें तो हमें इनके लिए भी तैयार रहना चाहिए। फिर और देखते हैं कि जैव विविधता शब्द ये किसने दिया? WG रोजन ने। हालांकि इस शब्द को
प्रसिद्ध बनाया, यानी प्रचलित किया या प्रसिद्ध बनाया, वो एडवर्ड विल्सन ने। एडवर्ड विल्सन ने। तो ये कुछ बातें हुई हमारे जैव विविधता और सतत विकास की, और इससे रिलेटेड हमने कुछ बातें भी की, कुछ नोट भी लिखे। एक और नोट लिखवा देता हूं। सुपर ईयर फॉर बायोडाइवर्सिटी, ये 2020 है। बायोडाइवर्सिटी 2020। तो ये हमने जैव विविधता और सतत विकास की बात की, जो हमारे सिलेबस में था। बाकी और टॉपिक्स पढ़ते हैं आने वाली क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।